हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल्स में। आज हम ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी। इसमें हम पूरे ज्योग्राफी को कवर करेंगे, जो कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, इंडियन ज्योग्राफी होगा और आपका जो ओशनोग्राफी है उस पूरे को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया जाएगा। इसके विपरीत हमारी और भी क्वेश्चन सीरीज़ की चल रही है, जो कि आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं और पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को, हमारे चैनल को जाके विज़िट करें इनके भी क्वेश्चंस देखने के लिए और देखें कि आप कितने तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़। तो पहला क्वेश्चन है कि द सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मैक्सिमम इन। तो जो सीज़न के कॉन्ट्रास्ट होते हैं, जैसे गर्मी में ज़्यादा गर्मी होनी और ठंड में ज़्यादा ठंड होनी, ये मैक्सिमम कहाँ पर होते हैं? ऑप्शन से आपके लो लैटिट्यूड्स पर होते हैं, मिडल लैटिट्यूड्स पर होते हैं, सब ट्रॉपिक्स में होते हैं या हाई लैटिट्यूड्स में होते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस से चले तो क्या लो लैटिट्यूड्स में होंगे, जैसे आपका इक्वेटर वाला रीजन, वहाँ पर सीजनल कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होते हैं क्या? नहीं, इक्वेटर में तो हमने देखा है कि मतलब ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल ही रहता है। अगर गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी, ठंड है तो मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं देखते कि आप दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए और रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। मिडिल लैटिट्यूड्स को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखते हैं। सब ट्रॉपिक्स वाला कौन सा रीजन होता है? जो आपका इक्वेटर से थोड़े से ऊपर हम जाएंगे और मिडिल लैटिट्यूड्स के बीच में जो रीजन आता है उसको सब ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट हमें ज़्यादा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर का इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी रहता है, इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। हाई लैटिट्यूड्स की बात करें तो ये कौन से रीजन होते हैं? जैसे आपका जो पोलर रीजन होते हैं, पोलर रीजन देखें तो जैसे आर्टिक होता है हमारा, या फिर हमारा अंटार्कटिक होता है। तो यहाँ क्या होती है, ठंड ज़्यादा रहती है, गर्मी होती है बट इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है। तो कॉन्ट्रास्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि ठंड है तो ठंड ही ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपका मिड लैटिट्यूड्स होगा। ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेशन हीट्स अप द लैंड मासेस मोर क्विकली दैन द वाटर बॉडीज बिकॉज। जो इंसुलेशन होता है, जो सन की रेज आती है अर्थ पर, ये लैंड मास को ज़्यादा जल्दी गर्म करता है, ना कि वाटर बॉडीज़ को। तो ये इसका रीज़न पूछ रहा है। इसका रीज़न क्या है? ऑप्शंस है कि वाटर इज़ अ लिक्विड, इसलिए क्या पानी है इसलिए ज़्यादा लैंड मास जो जल्दी गर्म होते हैं। लैंड मास सॉलिड होते हैं, क्या इसलिए होते हैं। वाटर मासेस नीड मोर एनर्जी टू गेट वार्म। वाटर जो हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वार्म होने के लिए। और रॉक्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो अगर बैड कंडक्टर होंगे तो तब तो फिर हीट होंगे ही नहीं ना, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है हमारा। अब ये देखो, ये थोड़े से लॉजिकल ऑप्शंस नहीं लग रहे हमें। जस्ट बिकॉज वो लिक्विड है और वो सॉलिड है, इसके वजह से अगर हम बोले कि वो जल्दी गर्म होगा, तो ये तो कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर होता है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है गर्म होने के लिए। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, हीट रिक्वायरमेंट होती है, वो वाटर की ज़्यादा होती है, इसीलिए जो लैंड मास होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठंड भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच एंड इज़ एट 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच से पास हो रहा है और 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन, इंटरनेशनल डेट लाइन ऑन द मैप अपीयर्स एज अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, 180 लॉन्गिट्यूड पे पास हो रही है। थर्ड है, वाइल क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वन गेन्स अ डे। आप अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करोगे इंटरनेशनल डेट लाइन से, तो आप एक दिन को गेन कर जाओगे। क्या ये सही है? और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज एट लैटिट्यूड, मतलब ये इसकी ही बात कर रहा है। तो इसमें से कौन से ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही होने चाहिए? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, हमें पता है। तो जैसे ही हमने 2 को एलिमिनेट किया, देखो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब हमारे पास कितने ऑप्शंस बच गए? अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, 50-50 का रेशियो हो गया है। आपको इन 50 में से, अब देखो इससे ये पता चल गया कि 1 तो करेक्ट है क्योंकि दोनों में है। अब हमें 3 एंड 4 से देखना है दोनों में से कौन सा सही होगा। तो आप गैस कीजिए। तो इसका जवाब आपका होगा 4 और 1 करेक्ट है। दैट इज़ ये आपका 1 तो करेक्ट है ही, हमें पता है, और
इससे पास नहीं होता, ये हमने देख लिया था। तो ईस्ट से वेस्ट अगर हम जाएंगे तो गेन करेंगे या लूज़ करेंगे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द पास लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। तो जो पास है सदर्न एंड ऑफ नीलगिरी में लोकेटेड है, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है? पलघट गैप है क्या, बोरघाट पास है, थलघाट पास या बोलन पास? अब इसमें से आपको कुछ तो पता होगा कि इसमें से एक या दो तो आपके साउथ इंडिया में आते हैं, बट नीलगिरी के पास कौन सा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये अगर आपको पता है तो ही आप मार्क कर सकते हो। तो इसका जवाब आपका होगा पलघट गैप, ठीक है, ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया एज कम्पेयर्ड टू नॉर्थ इंडिया? तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे जो शुगर प्रोडक्शन है साउथ इंडिया में ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू नॉर्थ? हायर पर एकर फील्ड ऑफ शुगर केन, जो मतलब जो लैंड रिक्वायर्ड है शुगर केन के लिए वो वहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर, साउथ इंडिया में, क्या ये एक रीज़न है? हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन, क्या ये एक रीज़न है? लोअर लेबर कॉस्ट वहाँ पर कम है, या लॉन्गर क्रशिंग पीरियड? तो देखो ये दो पॉइंट तो थोड़े बहुत इंटर रिलेटेड हैं। कैसे? अगर सुक्रोज कंटेंट मतलब ज़्यादा होगा, क्यों, अगर आप खुद ही सोचो, अगर शुगर केन बहुत ज़्यादा हीट की वजह से ड्राई हो गया तो सुक्रोज कंटेंट उसका कम हो जाएगा, और अगर कम हो गया तो क्रशिंग पीरियड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रशिंग पीरियड तो कम होगा ना, क्योंकि आपको बहुत जल्दी फील्ड से मिल्स तक लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो शुगर केन जो है उसका सुक्रोज कंटेंट कम हो जाएगा ड्राई होने के कारण। तो आप ज़रा सोचो इसका जवाब क्या हो सकता है, आप अपना समय लीजिए। तो इसका जवाब है आपका 1, 2 एंड 4, 3 नहीं है, लोअर लेबर कॉस्ट। ऐसा क्यों नहीं है? आपको पता होगा कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशन है साउथ इंडिया में वो कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया से कम है, यूथ की अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है हमारा, फर्टिलिटी रेट हमारा वहाँ पर कम है। दैट मीन्स क्या, वहाँ पे यंग लोगों की पॉपुलेशन क्या है, कम है, तो लेबर कॉस्ट तो कम नहीं होगा वहाँ पर कंपैरेटिवली नॉर्थ के कंपैरिजन में। तो इसको हम एलिमिनेट कर दें तो ये हमारा ऑप्शन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? जो कॉपर डिपॉजिट्स हैं इंडिया में वो कहाँ पर लोकेटेड हैं? हज़ारीबाग एंड सिंघम ऑफ बिहार, खेतरी एंड दारिबो एरियाज ऑफ राजस्थान, अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश, शिवालिक्स इन उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। तो ये कॉपर की बात कर रहा है, कहाँ होना चाहिए? तो इसका जवाब है आपका हज़ारीबाग एंड सिंघम ऑफ बिहार में है कॉपर डिपॉजिट्स, ज़्यादातर जो मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग झूम कल्टिवेशन इन इंडिया? झूम कल्टिवेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट हैं। इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस्ड इन असम, क्या ये असम में प्रैक्टिस की जाती है? इट इज़ रेफर टू ए स्लैश एंड बर्न टेक्निक, स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी बोला जाता है इनको। इन इट द फर्टिलिटी इज़ एग्जॉस्टेड इन अ फ्यू ईयर्स, तो इसमें अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो कुछ टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाती है, तो क्या ये भी इसका एक फीचर है? तो स्लैश एंड बर्न शायद मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, ये तो सही है, ठीक है। तो देखो 2 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये तो सही है। अब इसने कहा फर्टिलिटी इज़ एग्जॉस्टेड इन अ फ्यू ईयर्स, ये भी सही है, तो अब हमने ये भी एलिमिनेट कर दिया, क्यों? क्योंकि ये तो सही है, इसमें नहीं है। दैट मीन्स या तो बी होगा या तो ए होगा। अब असम की बात करें तो आप बताओ असम में होता है कि नहीं होता है? पॉपुलेशन देखिए असम की क्या है, वहाँ पर क्या है, ज़्यादातर कैसे ट्राइबल्स देखेंगे हम उनको, और ये जो है हमारी स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन ये कहाँ प्रैक्टिस होती है? मोस्टली ट्राइबल रीजन्स में होती है, तो दैट मीन्स असम में तो प्रैक्टिस होती है। दैट मीन्स आंसर क्या होना चाहिए? आंसर आपका ए होना चाहिए, सारे ही ऑप्शंस आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यारलुंग ज़ांगपो रिवर इन इंडिया इज़ नोन एज? यारलुंग ज़ांगपो रिवर को इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, महानदी? तो ये नाम तो आपने मुझे लगता है बहुत बार न्यूज़ में सुना भी होगा, किस नाम से जाना जाता है आप बताओ? तो इसका जवाब है आपका ब्रह्मपुत्रा। ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र में आप देखते हो बहुत बार फ्लड्स आते रहते हैं, हर साल ही फ्लड आ जाते हैं,
तो इसलिए ये न्यूज़ में रहती है, क्योंकि ये जो आपके तिब्बत वाले रीजन में है इसको यारलुंग ज़ांगबो रिवर बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिसुलर इंडिया दैट इज़ कन्याकुमारी इज़। तो ये बोल रहा है जो सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है, जो कन्याकुमारी है, वो कहाँ पर लोकेटेड है। ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं। नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है क्या? इक्वेटर के साउथ में है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है क्या? या इक्वेटर के नॉर्थ में है? तो आप सोचो क्या हो सकता है। नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है? ये तो हमने देखा इंडिया को ऑलमोस्ट मतलब बीच में से कट करता है ना, मिड में से, तो ये तो नहीं होगा। साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो क्या इंडिया से इक्वेटर पास होता है? नहीं होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। उसके साउथ में कैसे ही चला जाएगा, नॉर्थ में होना चाहिए। और साउथ ऑफ द कैप्रिकॉर्न, ये तो कहीं बात ही नहीं होती, क्योंकि इंडिया तो है ही नहीं साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में। तो आंसर तो आपका नॉर्थ ऑफ इक्वेटर ही होना चाहिए। तो ये आपका नॉर्थ ऑफ इक्वेटर सही जवाब है। नेक्स्ट है द ओनली जोन इन द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज ऑल्सो रिच इन आयरन। तो ऐसा कंट्री का कौन सा जोन है जो गोल्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है और आयरन में भी रिच है? तो इसका क्या जवाब हो सकता है? ऑप्शंस देखिए पहले तो। नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन, सदर्न जोन, नन ऑफ द अबव। तो गोल्ड की बात हो रही है। गोल्ड आपको पता होगा कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है मोस्टली हमारा इंडिया में, कहाँ पर गोल्ड मिलता है हमें? कर्नाटक वाले रीजन में मिलता है ना। ठीक है, कर्नाटक कहाँ है? कर्नाटक तो आपका साउथ में है। तो नॉर्थ ईस्ट से हमने ज़्यादा अभी गोल्ड के बारे में सुना है नहीं। नॉर्थ वेस्ट में भी गोल्ड तो नहीं सुना है, आयरन की हम फिर भी बात कर सकते हैं, बट क्वेश्चन तो गोल्ड और आयरन दोनों ही पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा? सदर्न जोन। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज। तो अर्थ का कितना परसेंट इंडिया कवर कर रहा है? अर्थ का जितना भी सरफेस है लैंड वाला, उसमें से इंडिया कितना कवर कर रहा है? ऑप्शन देख लीजिए। 2.4%, 3.4%, 4.4% या 5.5%। तो आप इसको भी जवाब देने के लिए आपको एकदम एक्यूरेट पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है कि 2 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स है, तो आप जवाब पर पहुंच सकते हो। तो इसका जवाब है आपका 2.4% इंडिया कवर कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। मानसून टाइप का क्लाइमेट है इंडिया में, ये हमें पता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में? ऑप्शन देख लीजिए। लोकेशन है क्या? थर्मल कॉन्ट्रास्ट है क्या? अपर एयर सर्कुलेशन या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन? कौन कौन से ऑप्शन आपको लग रहा है सही हो सकते हैं? थोड़ा सोचिए। और ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, मतलब ऐसा नहीं है कि बस आप क्वेश्चंस देख रहे हो। इन क्वेश्चंस को के आंसर्स कहीं पर लिखो और कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है ना। अगर आप देखोगे कि आपके कितने आ रहे हैं और दूसरे जो आपके साथ कंपटीशन में हैं इस एग्ज़ाम के, उनके कितने आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर खड़े हो, अभी आपको कितनी और तैयारी करने की ज़रूरत है। ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके कंपटीटर को कितने अच्छे से उसके कंसेप्ट क्लियर है और कितने अच्छे से सॉल्व कर रहा है क्वेश्चंस को। तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अपने मार्क्स, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, ताकि सबको पता चले। और इससे आपके अंदर भी एक थोड़ी सी डेवलप होगी कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम क्वेश्चंस लेकर आएँ तो आप उसमें से कोशिश करें कि 90% तक आप सही कर पाओ, क्योंकि अगर यहाँ पर 90% सही कर पाओगे तभी जाके एग्ज़ाम में आपकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है आपका 1 2 3 4। सारे ही जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ये आपके सही जवाब हैं। ठीक है, मूव करते हैं आगे। द इंडिया हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज़ रिपोर्टेड एट। अब मुझे लगता है ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया है कि इंडिया का हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ मिलता है। हम सभी को पता है मॉनसून राम, बिना ही ऑप्शन देके हम आंसर पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द प्रोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडिया में किस तरीके की एग्रीकल्चर जो है प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा किस तरह की एग्रीकल्चर हम इंडिया में देखते हैं? कमर्शियल है क्या? एक्सटेंसिव है? प्लांटेशन है क्या? या सबसिस्टेंस है? अब इनका डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। नहीं पता तो चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको।
कमर्शियल वैसे तरह की एग्रीकल्चर होती है जहाँ पर मोस्टली हम प्रोडक्शन कर रहे हैं बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ से। एक्सटेंसिव वहाँ की जाती है जहाँ पे बहुत सारा लैंड हमारे पास अवेलेबल है और वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कम है, ठीक है, ताकि बड़े से लैंड पर हम एग्रीकल्चर कर सकें। प्लांटेशन कैसी होती है? प्लांटेशन क्रॉप्स आपको पता होगा कैसे होते हैं, जैसे टी होती है, कॉफ़ी होती है, रबर होती है। तो क्या प्रीडोमिनेंट ऐसे कल्टीवेशन होती है इंडिया में कि हम प्रीडोमिनेंटली बस चाय, कॉफ़ी या रबर की प्लांटेशन कर रहे हैं, या सबसिस्टेंस होती है? तो अगर हम थोड़ा बहुत लॉजिक लगाएं तो सबसिस्टेंस हमारी सही आंसर है। क्यों? क्योंकि 86% जो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है, जो फार्मर्स पॉपुलेशन है, वो क्या है, स्मॉल है और मार्जिनल है। अगर स्मॉल एंड मार्जिनल है तो क्या वो ऐसे कल्टीवेशन तो नहीं कर पाएंगे, वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए ही कल्टीवेशन करते हैं कि अपना गुजारा हो जाए, थोड़ा वो जो एक्स्ट्रा सरप्लस होता है उसको वो सेल कर देते हैं मार्केट में। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड क्लिफ लाइन इज़ अ बाउंड्री बिटवीन, किसके बीच में बाउंड्री है? अब मुझे लगता है ये भी सबको पता ही होगा। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो किसके बीच में है आप बताओ, जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में। तो इसका जवाब है आपका इंडिया एंड पाकिस्तान, इसका सही जवाब है, ठीक है। आपको रेड क्लिफ अवार्ड के बारे में पता होगा, कब सेटअप किया गया था? जो माउंटबेटन आए थे उन्होंने इंडिया को बोला था इंडिपेंडेंट होने के लिए अगर 2 कंट्री बनेंगी तो एक कमीशन बनेगा, वही था ये रेड क्लिफ कमीशन, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पोटेंशियल फॉर द हार्नेसिंग ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया? कौन से इस गल्फ या मतलब जो भी ऑप्शंस में दिए हैं, टाइडल एनर्जी की पोटेंशियल है इनके पास? ऑप्शंस देख लीजिए, गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ मन्नार, बैक वाटर्स ऑफ केरला, चिल्का लेक। कहाँ पर टाइडल एनर्जी? टाइडल एनर्जी क्या होती है? जो आप देखते हो कि समुद्र की लहरें होती हैं, उससे जो हम हार्नेस करके एनर्जी निकालते हैं उसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो अभी तक आपने आंसर तो सोच लिया होगा, तो बढ़ते हैं। क्या है आंसर? गल्फ ऑफ कैम्बे। ये कहाँ पर लोकेटेड है ये आप कमेंट में बताइए कि गल्फ ऑफ कैम्बे इंडिया के कौन से पार्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरन, इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट जहाँ पर सैफरन की कल्टीवेशन होती है वो कौन सा है? ऑप्शंस देख लीजिए, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय। तो इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो इसमें से आपका जम्मू एंड कश्मीर है, बट हाल ही में ऐसी न्यूज़ आई थी कि जो सैफरन की कल्टीवेशन है आपके नॉर्थ ईस्ट में भी प्रमोट की जा रही है। तो कुछ ही टाइम में हम देखेंगे कि जो सैफरन है ये बस नॉर्थ जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट से भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव देयर सोर्सेस नियर द मानसरोवर लेक इन द ग्रेट हिमालयस, दिस रिवर्स आर। ये बोल रहा है 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रिवर हैं इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में जिनका जो ओरिजिन है वो मानसरोवर लेक से है, मतलब यहाँ से निकलती हैं। अब ये कौन कौन से रिवर है क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इंडस, झेलम एंड सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज एंड यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज, झेलम, सतलज एंड यमुना। अब आप सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। देखो यमुना तो नहीं है, हम सभी को पता है, ठीक है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि इंडिया में है। ये 2 ऑप्शन तो चले गए। अब आपको इनमें से और इनमें से देखना है कि क्या आंसर हो सकता है। झेलम है क्या? क्या झेलम मानसरोवर लेक के आसपास से निकलती है? मेरे ख्याल से तो नहीं निकलती है, तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज। ब्रह्मपुत्र मैंने अभी बताया कि इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, यारलुंग ज़ांगपो। इंडस हम सभी को पता है, सतलज हम सभी को पता है, तो ये सही आपका ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिपिकल एरिया ऑफ साल फॉरेस्ट इन द इंडियन पेनिनसुलर अपलैंड अकर्स। जो साल फॉरेस्ट है ये कहाँ पर अकर करता है? वेस्टर्न घाट्स पर, बिटवीन तापी एंड नर्मदा, इनके पास करता है क्या, इनके बीच में? टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द गोदावरी, गोदावरी के नॉर्थ ईस्ट में करता है क्या, या मालवा प्लेट्यू पर? क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है आपका मालवा प्लेट्यू पर करता है, ठीक है, साल फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन रीचेस इट्स मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एट द। तो सन जो है अपना जो मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस है फ्रॉम इक्वेटर कब रीच करता है? टाइम पूछ रहा है। जेनिथ, सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स, नून टाइम।
कब करेगा बताओ। मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस इक्वेटर से पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए और रिप्लाई करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो इसका जवाब है आपका सोलिस्टिस, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस देख लीजिए, एंगल कितना बन रहा है इक्वेटर से, ये आपका इक्वेटर है, ये आपके एंगल्स बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स में। आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया इज़ अबाउट, इंडिया का कितना परसेंट लैंड जो है वो इरीगेटेड है। ऑप्शन देख लीजिए, 40%, 65%, 35%, 25%। देखो 65% तो नहीं होगा, आप सभी को पता होगा, हमें पता है ना कि बहुत सारी जो हमारी एग्रीकल्चर जो है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये तो नहीं है। अब बच गया 45%, 35%, 25%। अटेम्प्ट करने के लिए देखो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कर पाओगे। तो इसका जवाब है आपका 35%, ठीक है। 45% भी नहीं है, 25% भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो जो द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी है। हमने पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था इसके बारे में, तभी तक आपको पता चल गया होगा कि कौन सा लॉन्गिट्यूड है। इक्वेटर तो नहीं है, हम सबको पता है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड की बात हो गई, मतलब जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो तो लॉन्गिट्यूड का है ना, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इन तीनों में से सोच लीजिए आप क्या होना चाहिए। सोचिए और कमेंट करते रहिए। तो इसका जवाब है आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरनेशनल डेट लाइन। हमने देखा कि ये पूछ रहा है इंटरनेशनल डेट लाइन के रिगार्डिंग जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है। इट इज़ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो चलो आगे देख लेते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, क्या ये स्ट्रेट लाइन है। हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ बिग सर्कल, सर्कल है क्या, नहीं सर्कल भी नहीं है। इट इज़ अ कर्व्ड लाइन बियॉन्ड अर्थ, बियॉन्ड अर्थ की बात कर रहा है, बियॉन्ड अर्थ तो एकदम से मतलब इलॉजिकल सा हो गया। तो आंसर क्या है, इट इज़ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ से नियरेस्ट स्टार कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, सन, अल्फा सेंचुरी, पोल स्टार, चित्रा, क्या हो सकता है, सोचिए ज़रा। तो इसका सही जवाब है सन। अब कुछ इसमें से सोच रहे होंगे आप में से कि अल्फा सेंचुरी होना चाहिए, तो ये नियरेस्ट पूछ रहा है, अर्थ के नियरेस्ट कौन सा है, ये तो देखो सन ही है, ये इसके बाद नियरेस्ट आता है, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ हाईएस्ट, कहाँ पर हाईएस्ट है स्पीड ऑफ रोटेशन जो है अर्थ की, इनमें से कहाँ पर हाईएस्ट होगी, देखते हैं। अलॉन्ग द इक्वेटर, क्या इक्वेटर के पास होगी, एट द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के पास होगी क्या, अलॉन्ग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होगी, या आर्टिक सर्कल के पास होगी। तो ज़रा सोचिए क्या हो सकता है, स्पीड ज़्यादा कहाँ पर होगी। तो इसका तो सही जवाब आपका क्या होगा, इक्वेटर के पास होगी। इक्वेटर के पास क्यों होगी, क्योंकि जो इक्वेटर वाला जो लैटिट्यूड है हमारा, वो सबसे बड़ा है। तो अब देखो जो हमारा अर्थ है रोटेट कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अभी ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जो इक्वेटर का जो सर्कल है वो तो बड़ा है, तो उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज़ी से मूव करना पड़ेगा ना, जो कि अगर कंपेयर करें हम पोल के लैटिट्यूड से, ठीक है। इसीलिए जस्ट बिकॉज ये सबसे बड़ा सर्कल है तो यहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये हमारे 1000 जो MCQ सीरीज़ है, हम इसको कोशिश करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करने की। आप ये क्वेश्चन के देखने के साथ साथ इनको अटेम्प्ट करते रहें, अपने जो आंसर से कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि सबको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है और आप खुद को भी इवैल्यूएट कर पाएँ। इसके अलावा हमारी हिस्ट्री की और पॉलिटी की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उनकी भी MCQ चल रही हैं 1000 सीरीज़ की, 1000 क्वेश्चन सीरीज़ की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल्स को, और हमारे प्लेलिस्ट को जाके देखें, चैनल को विज़िट करें एक बार इनके भी MCQ देखने के लिए। धन्यवाद।